नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों 4 मई को उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग की एक परीक्षा आयोजित की गई थी और यह परीक्षा यूकेपीएससी के द्वारा आयोजित की गई थी। तो इस परीक्षा पेपर को हम आज की इस क्लास में सोल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों 11 मई को जो आपका लोअर पीसीएस का एग्जाम होना है तो वह भी इसी लेवल का आना है। ठीक है, इसमें दोस्तों 150 क्वेश्चन थे, जिसमें 100 क्वेश्चन जीएस के और 50 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के थे। ठीक है, तो इस पूरे पेपर को हम सोल्व करेंगे। जिन लोगों ने अपना ये पेपर मैच कर लिया है तो सही बात है, जिन्होंने मैच नहीं किया है तो वह हमारे इस वीडियो के माध्यम से मैच कर सकते हैं, और जिनका लोअर पीसीएस का एग्जाम है या फिर आने वाले एग्जाम्स हैं तो वह भी इस क्लास को जरूर देखिएगा, जिससे दोस्तों उन्हें पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपके आने वाले दिनों में पूछे जा सकते हैं। देखिए, जो लोअर पीसीएस का एग्जाम है तो उसके लिए तो ये पेपर आपका एक प्री पेपर हो सकता है। ठीक है, प्री पेपर का मतलब कि एक तरीके से आपका मॉडल पेपर हो सकता है कि आप इसे पूरा सोल्व करेंगे तो उससे आपकी तैयारी का भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई, आपका 11 मई को जो पेपर होगा तो उसमें हम कितना अच्छा अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे पेपर को आप जरूर सोल्व करिएगा और लास्ट में आप अपना स्कोर भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है? तो सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है धूपगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हिमनद काराकोरम श्रेणी में अवस्थित नहीं है? तो दोस्तों गांगरी जो हिमनद है यह आपका काराकोरम श्रेणी में अवस्थित नहीं है। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्व राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों जो मणिपुर है तो यह बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, असम, मिजोरम और मेघालय ये दोस्तों साझा करते हैं। भारत विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार किस क्रम पर आता है? तो देखिए, विश्व में भारत का क्षेत्रफल 7वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जल विद्युत संयंत्रों में से कौन एक जोग जलप्रपात पर स्थित है? देखिए, जोग जलप्रपात जो आपका कर्नाटक में स्थित है, जिसे गरसुप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है, तो यह है महात्मा गांधी परियोजना पर स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, और शरावती नदी पर दोस्तों ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांदगिरी खदान निम्न में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, चांदगिरी खदान जो है यह है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं की पूर्ववर्ती है? तो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं की पूर्ववर्ती जो है तो वह है ऑप्शन ए सतलज है, क्योंकि दोस्तों यह हिमालय पार से आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समुद्री बंदरगाहों में से कौन एक भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है? तो जो एन्नोर बंदरगाह है तो यह आपका पूर्वी तट पर स्थित है, यह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। कोच्चि ये केरल में स्थित है, मारमगोवा गोवा में स्थित है और कांडला गुजरात में स्थित है। बराक नदी जल विवाद निम्नलिखित में से राज्यों में से किनके मध्य है? तो बराक नदी जल विवाद यह असम और मणिपुर राज्यों के मध्य है। 10वां प्रश्न है कि कौन सी घटना हिमालय में मृदा अपरदन का प्रमुख प्राकृतिक कारक है? तो देखिए, भूस्खलन यह है हिमालय में मृदा अपरदन का एक प्रमुख प्राकृतिक कारक है, क्योंकि दोस्तों हिमालय क्षेत्रों में जो सबसे ज़्यादा आपदा आती है तो वह भूस्खलन से ही आती है। जो सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचती है तो वह आपके भूस्खलन से ही पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2016 की बस्टाडी आपदा किस प्रकार की घटना थी? तो यह है मलबा प्रभा या फिर बादल का फटना एक घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को कत्यूर घाटी के नाम से जाना जाता है? तो गोमती नदी को दोस्तों कत्यूर घाटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्यान्न उपज झंगोरा किस प्रकार की फसल है? तो झंगोरा यह है खरीफ की फसल है। यह प्रश्न दोस्तों हमने अपने प्रैक्टिस सेट में भी किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनोग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो विनोग वन्यजीव अभ्यारण्य यह देहरादून में स्थित है, जिसे दोस्तों मसूरी वन्यजीव विहार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक गोदावरी नदी की सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है प्राणहिता। सही आंसर रहेगा ऑप्शन
सी, ठीक है। गोदावरी ये दोस्तों दक्षिण भारत की या फिर प्रायद्वीप या भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए जो यूकेपीएससी है तो वह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रिपीट करता है, तो हो सकता है जो आपका ये पेपर है इससे भी आपके 11 मई को क्वेश्चन पूछे जाएं, ठीक है। तो इस पूरे पेपर को जरूर सोल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोन्स और यमुनोत्री घाटी के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? तो टोन्स और यमुनोत्री घाटी के बीच में बाली दर्रा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि पानी राखो आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो पानी राखो आंदोलन के प्रणेता थे दोस्तों सच्चिदानंद भारती। सच्चिदानंद भारती को दोस्तों उत्तराखंड में वाटरमैन भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन गढ़वाल की राजनीति के निपुण सेनानायक पुण्यानेथाणी किस शासक के दरबार में थे? तो पुण्यानेथाणी जो थे तो यह आपके फतेह शाह के दरबार में रहते थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अल्मोड़ा में हुक्का क्लब की स्थापना कब की गई? तो अल्मोड़ा में हुक्का क्लब की स्थापना 1906 में की गई थी। दोखा से तात्पर्य है, तो दोस्तों दोखा क्या होता है? तो यह आपके बकरी की ऊन से निर्मित बिना बाहों का कोट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य गीत नहीं है? तो लाली, जो लाली गीत है तो यह आपका नृत्य गीत नहीं है। तांदी, चोफला और थड़िया ये आपके नृत्य गीत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होली हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? तो होली हिमालय प्रसिद्ध पुस्तक है, इसके लेखक हैं ई शरमन ओखले। निम्नलिखित में से किन दो राज्यों देशों के मध्य लंगूरगढ़ की संधि हुई थी? तो लंगूरगढ़ की संधि जो हुई थी तो वह आपकी 1792 में हुई थी गढ़वाल तथा नेपाल के मध्य, ठीक है। गढ़वाल का जो नरेश था वह प्रधुमन सा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पछावन किस जनजाति समाज के लोक देवता थे? तो पछावन खड़गाभूत यह आपके थारू जनजाति के इष्ट देवता हैं। उत्तराखंड के किस जनजाति समूह को कुरी कहा जाता है? तो कुरी ये एक समूह होता है थारुओं में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोक्षंग संबंधित है? तो मोक्षंग दोस्तों वाद्य यंत्र है और ये एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो बार बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और सुशिर वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना की? तो गढ़वाल भ्रात मंडल की जो स्थापना की तो वह मथुरा प्रसाद नेथाणी के द्वारा की गई थी 1907 में, ठीक है। और कहां पर की गई थी? तो लखनऊ में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल कहा जाता है? तो गोल्डन गर्ल दोस्तों मानसी नेगी को कहा जाता है और ये चमोली की रहने वाली हैं और ये दोस्तों एथलीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल क्षेत्र का तलवार एवं ढाल के साथ किया जाने वाला नृत्य है? तो दोस्तों सरो नृत्य है, ठीक है। तो गढ़वाल क्षेत्र में युद्ध नृत्य जो है तो वह आपका सरो नृत्य है। इसी प्रकार कुमाऊं क्षेत्र में दोस्तों छोलिया नृत्य तलवार ढाल के साथ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोतीचूर अभ्यारण्य निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो मोतीचूर ये दोस्तों राजाजी नेशनल पार्क का ही एक पार्ट है जो कि देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे ढालीपुर झील के नाम से भी जाना जाता है? तो आसन बैराज को ढालीपुर झील के नाम से जाना जाता है और आसन बैराज 1967 में बना था, ठीक है। और 2005 में इसे आरक्षित घोषित किया गया और 21 अक्टूबर 2020 में इसे उत्तराखंड की पहली रामसर साइट घोषित किया गया था और ये दोस्तों देहरादून में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति लागू की? तो देखिए MSME नीति जो लागू की गई थी तो वह 2015 में लागू की गई थी। उत्तराखंड जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न में से कौन सी एक योजना लागू है? तो देखिए जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना लागू है और जैविक खेती को शुरू करने के लिए उत्तराखंड ने इजराइल देश से समझौता किया था। वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की GSDP वृद्धि दर थी। तो GSDP वृद्धि दर 7.58% थी, ठीक है। देखिए जब आप इस पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगा कि क्वेश्चन एक जनगणना से, ठीक है, जनजाति से, आर्थिक सर्वेक्षण से, ठीक है, और दोस्तों जो आपकी योजनाएं हैं उससे और इंडेक्स से ही पूछे गए हैं। मतलब जो आपके करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है अधिकतर तो वह आपके इन्हीं टॉपिक से पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद अपने उत्पादों को निम्न में से किस ब्रांड के नाम से विक्रय करता है?
तो उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद ये अपने उत्पादों को हिमाद्री ब्रांड के नाम से बेचता है। उत्तराखंड में चलाई जा रही कैंपा योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कैंपा योजना में दोस्तों वन क्षेत्र के लिए बजट पेश किया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, जैसे जंगलों में आग लगना या फिर जंगल से संबंधित जितनी भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं तो वह कैंपा योजना से ही बजट प्रावधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की निम्नलिखित हवाई पट्टियों में से कौन सी एक अपने जनपद में से सुमिलित नहीं है? तो एक तरफ दोस्तों हमें हवाई पट्टियां दी हैं, दूसरी साइड से उनसे संबंधित उनके जनपद। तो जोली ग्रांट देहरादून में स्थित है जिसे अटल हवाई पट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और गोचर चमोली में स्थित है, और चल्यानी सोड़ जो है तो ये आपकी टिहरी गढ़वाल में नहीं उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, और नैनीसैनी पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण सर्वेक्षण संबंधी निम्नलिखित संस्थानों में से कौन एक देहरादून में स्थित नहीं है? तो जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट ये जो है आपका देहरादून में स्थित नहीं है। ठीक है, केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ये देहरादून में है। वाडिया इंस्टीट्यूट ये भी आपका देहरादून में स्थित है, और इन्वायरमेंट प्रोडक्शन एंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये भी आपका देहरादून में स्थित है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट ये किस जनपद में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन है जिसने सकल पर्यावरणीय उत्पाद का विचार दिया? तो ये हैस्को के द्वारा विचार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन के संदर्भ में समन शब्द का तात्पर्य है? तो देखिए समन शब्द का जो तात्पर्य है तो वह आपका आपदा के प्रभाव एवं संवेदनशीलता को कम करना है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिमली भूस्खलन स्थित है? तो सिमली भूस्खलन ये आपका कर्णप्रयाग और ग्वालदम के मध्य स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थलों में से किससे नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए थे? तो हुडली जो कि उत्तरकाशी में स्थित है, यहाँ से नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए उससे पहले बनकोट जो है, बनकोट से यहाँ पर 8 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई थी 1989 में। कसार देवी, तो कसार देवी से आपकी 14 नर्तक प्रतिमा प्राप्त हुई थी, चित्र प्राप्त हुए थे। और फलसीमा यहाँ से दोस्तों आपके नृत्य और योग करती चित्र प्राप्त हुए हैं फलसीमा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो आयोजित किया गया था तो वह बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। भारत पाकिस्तान सिंधु जल संधि में कितनी नदियां शामिल हैं? तो देखिए 6 नदियां शामिल हैं, इसमें 3 नदियां पाकिस्तान को और 3 नदियां भारत को दी गई। जो आपका अभी हाल ही में पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ था तो उसी को सोचकर दोस्तों ये शायद क्वेश्चन बना होगा। ठीक है, और जो आपका आने वाले एग्जाम है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो उन 6 नदियों को भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CII उत्तराखंड औद्योगिक शिखर सम्मेलन और एक्सपो का 6ठा संस्करण 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था दोस्तों ऑप्शन बी हरिद्वार में। ठीक है, तो हरिद्वार में उत्तराखंड औद्योगिक शिखर सम्मेलन और एक्सपो का 6ठा संस्करण 2025 में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तो जो संजीव खन्ना थे तो यह 51वें मुख्य न्यायाधीश बने थे, और 52वें दोस्तों नए जो बने हैं तो वह आपके BR गवई बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के वन विभाग में महाभारत वाटिका निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो यह हल्द्वानी में स्थित है। तो देखिए उत्तराखंड में अगर कोई पहला काम हो रहा है तो उससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन की हमने वीडियो भी की है, बनाई है। तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा। उसका नाम है उत्तराखंड में प्रथम व देश में प्रथम। ठीक है, उसकी एक मास्टर वीडियो है जिसमें लगभग आपके 150-200 क्वेश्चन हैं और सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि उत्तराखंड में पहला अनाज ATM कहाँ लगाया गया? ठीक है, तो उसका आंसर था देहरादून। तो इसी प्रकार के प्रश्न आने वाले दिनों में भी बन सकते हैं।
50वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को ब्रिक्स के 9वें देश के रूप में सम्मिलित किया गया। तो ब्रिक्स पहले दोस्तों 5 देशों का समूह होता था और अब इसमें 9 देश हो चुके हैं। 9वां देश है दोस्तों नाइजीरिया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आई होप ये पूरे 50 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आपको बनता है तो दोस्तों जब इसके आंसर की आ जाएगी तो तब आपको बता दिया जाएगा, या फिर दोस्तों आपको चेक करके उसका सही आंसर बता दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल दोस्तों ये संभावित आंसर की है। पेपर इतना हार्ड नहीं था, ठीक ठाक लेवल का पेपर था, जिसमें दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि व्हाइट भारत मैटर्स के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं एस जयशंकर। 52वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में धौलीगंगा और अलकनंदा के संगम के स्थान का नाम दीजिए। तो अलकनंदा और धौलीगंगा का जो संगम होता है तो वह विष्णुप्रयाग में होता है, और पंचप्रयाग में पहला प्रयाग भी दोस्तों विष्णुप्रयाग है, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 जहां उतरा उस जगह का नाम क्या है। तो देखिए इसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट, और ये क्वेश्चन दोस्तों कम से कम 5-6 बार पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न है कि किन्हें मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल का ताज पहनाया गया। तो 2024 में मिस इंडिया जो बनी तो वह ध्रुवी पटेल बनी थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। हाल ही में किन्हें नोबेल शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो निहोन हिडानक्यो जो कि जापान की एक संस्था है, तो इसके द्वारा इन्हें दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार दोस्तों आपके एसआई वाले एग्जाम में भी पूछा गया था, और जो आपके आने वाले एग्जाम है उसमें भी पूछा जा सकता है। तो 2024 में जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं तो उन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 दिसंबर 2024 को इसरो का कौन सा अंतरिक्ष मिशन श्रीहरिकोटा से PSLV C-16 रॉकेट के प्रक्षेपण में सफल रहा। तो ये था दोस्तों स्पाइडेक्स मिशन। स्पाइडेक्स मिशन ये दोस्तों PSLV C-16 रॉकेट से छोड़ा गया था इसरो के द्वारा 30 दिसंबर 2024 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय भाषा प्रसंस्करण पर 21वां राष्ट्रीय सम्मेलन 19 से 22 दिसंबर 2024 के दौरान AUKVC अनुसंधान केंद्र भारत में आयोजित किया गया। तो ये चेन्नई में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो AUKVC जो अनुसंधान केंद्र है तो यह चेन्नई में स्थित है, जहां पर आपका राष्ट्रीय भाषा प्रसंस्करण का 21वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था दिसंबर में। जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो जनजातीय गौरव दिवस जो मनाया जाता है तो वह आपका 15 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस पर्वतारोही का नाम बताइए जिन्होंने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया। तो वह है दोस्तों कामेरीता शेरपा, जो कि नेपाल के हैं। ठीक है, ये दोस्तों सर्वाधिक बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति हैं। ये हर साल दोस्तों 2 से 3 बार एवरेस्ट पर चढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कामेरीता शेरपा जो है तो यह है नेपाल के, जो जिन्होंने 30 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी की और 30वीं बार 22 मई 2024 को की थी। अगला प्रश्न है कि 2025 में विश्व स्मारक कोष ने को विरासत स्थानों की सूची में जोड़ा। देखिए चंद्रमा को भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए समझ से परे है पर आपको याद रखना है। निम्नलिखित अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली हवाई एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का उद्घाटन किया। तो संजीवनी का उद्घाटन किया गया दोस्तों उत्तराखंड में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस हवाई एम्बुलेंस को शुरू किया था, जिसका नाम है संजीवनी। अगला प्रश्न है कि किस देश ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो ये प्राप्त किया था दोस्तों स्विट्जरलैंड ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं। तो 2 अंकों की 30 संख्याएं हैं जो आपकी 3 से विभाजित होती हैं। यहां पर 2 अंकों की बोला है, तो इसमें 2 अंकों की जो शुरू होगी, मतलब 2 अंकों की पहली संख्या जो होगी तो वह 12 होगी और अंतिम होगी दोस्तों 99। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसे कर सकते हैं। तो ये अब आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, तो रीजनिंग को भी दोस्तों हम कर लेते हैं। इसमें आपको सोल्व करके नहीं बताया जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको आंसर बता दिए जाएंगे और बाद में टाइम लगेगा दोस्तों तो आपको इसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा दोस्तों 3 और 5।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन को आप पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा तो सिर्फ आपको इसका आंसर बता देते हैं, ठीक है। तो 65वें क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा तो वह है आपका ऑप्शन बी, ठीक है, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 40% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तो 44% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सोल्व करके भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे अगर आपको यहाँ पर बोला है कि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो मान लीजिए अगर उसका पहले उसका जो क्षेत्रफल था तो वह, ठीक है, मतलब 20% की वृद्धि करी जा रही है आयत की प्रत्येक भुजा में, मतलब उसकी चौड़ाई में भी और उसकी लंबाई में भी, ठीक है। तो 20% की जो वृद्धि होगी तो उसे हम सक्सेसिव मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। 20 + 20 × 20 × 20, ठीक है, इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा ये सोल्व हो जाएगा। तो 20 और 20 40 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा 400 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा हमारा 4। तो 4 को यहाँ पर भी प्लस होगा, ठीक है। तो 4 को अगर 40 में प्लस किया जाएगा तो दोस्तों आपका 44 आ जाएगा, ठीक है। 64वां भी प्रश्न आपको सोल्व करके बता देता हूं कि इसका किस प्रकार से आंसर आया है। तो दो भाइयों की जो वर्तमान आयु है तो वह आपकी 1 और 2 है, ठीक है। तो वर्तमान आयु कितनी है इनकी, 1 और 2, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था, तो 1:3 था, ठीक है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात इतना था। अब देखिए 5 वर्ष पहले की बात हुई है तो उनकी आयु का अनुपात इतना था, तो 5 वर्ष इसकी भी बढ़ेगी और 5 वर्ष आयु इसकी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है ये दोस्तों, ये डिफरेंस बराबर करना होता है। जैसे यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 2 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पर 1 का, ठीक है। तो इस डिफरेंस को बराबर कर लें तो हम क्या करेंगे, बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पर गुणा 1 से करेंगे, ठीक है। 1 से गुणा करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि पहले इस ए बंदे की आयु कितनी थी, 1:3 थी, अब इसकी आयु हो गई 2, ठीक है। इस बी बंदे की आयु पहले 3 थी और अब कितने अनुपात हो गई, 4। तो यहाँ पर 5 देखिए दोनों की आयु सेम बड़ी है, तो यहाँ पर 1 से 2 और यहाँ पर 3 से 4, तो इसका मतलब 1 यूनिट का मान 5 है, ठीक है। 1 यूनिट का मान 5 है। तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि 1 अनुपात का मान जो होगा तो वह 5 होगा और 2 अनुपात का मान 10 होगा। तो इनकी ये वर्तमान आयु निकल आई कि ए की आयु होगी 5 और बी की आयु होगी 10, ठीक है। अब बोला है कि 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए 5 वर्ष हम यहाँ पर प्लस कर दें, 5 वर्ष यहाँ पर प्लस कर दें, तो ये हो जाएगा हमारा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 15, ठीक है। तो अब 10 और 15 का अनुपात निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 और 3 निकल का आएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा तो वह आपका बी हो जाएगा, 64 का बी, ठीक है। 64 का बी आंसर हो जाएगा। देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 और यहां पर डिवाइड करेंगे तो 3। अगला प्रश्न है 67 की दी गई श्रेणी का लुप्त पद छांटिए। तो लुप्त पद जो होगा दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, LUP। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 69 क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए और अगले प्रश्न का सही आंसर जो होगा तो वह है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। 71 क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, 93। और 72 क्वेश्चन का जो सही आंसर है तो वह आपका ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन है कि एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया तो वह है दोस्तों मनु भाकर, ठीक है। तो मनु भाकर ने 2 मेडल जीते थे जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, ठीक है। पेरिस में दोस्तों ओलंपिक हुए थे 2024 में। अगला प्रश्न है कि 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर मोली उत्तराखंड राज्य के किस पक्षी से प्रेरित है। तो ये आपका मोनाल से प्रेरित है। और हुबहू क्वेश्चन दोस्तों आपको ये हमारी करंट अफेयर की क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25, ठीक है। और 75
क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 350। ठीक है, अगला प्रश्न है और इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा तो वह है आपका ऑप्शन डी, ठीक है, वाई। अगला प्रश्न है 77 और 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। 78 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 8। ठीक है, अगला प्रश्न है 79 और 79 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 12। 80वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 990। अगला प्रश्न हो जाएगा 82 और 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 83 क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 100। ठीक है, ऑप्शन ए 100। अगला प्रश्न है 85 और 85 का देखिए जो 83 क्वेश्चन था इसका सही आंसर था ऑप्शन ए और 84 का सही आंसर जो है तो वह आपका 18 होगा। ठीक है, मतलब इस श्रृंखला में जो गलत संख्या है तो वह 18 है। अगला प्रश्न है 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/2। ठीक है, इस पूरे को सोल्व करके जो आंसर आएगा तो वह आपका 1/2 आएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। ठीक है, 87 का सही आंसर है। इसमें दोस्तों वर्गों की संख्या बतानी है तो जो वर्गों की संख्या है वह आपका ऑप्शन डी है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 298 मीटर। 89 क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर पूर्व। 90वां जो प्रश्न है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पिता। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन को सही सोल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा पिता। अगला प्रश्न है दोस्तों 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6। ठीक है, 92 का सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5:20 के पर दोस्तों जो आपका घड़ी और मिनट वाली जो सुई होगी उसके मध्य जो कोण बनेगा तो वह 40 डिग्री का बनेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर के अवयव हैं। तो जर्मन सिल्वर के जो अवयव हैं तो वह आपका तांबा जस्ता और निकल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश में तारा निम्नलिखित में से किसके कारण टिमटिमाता है। तो यह दोस्तों प्रकाश अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त पंप करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो दोस्तों हृदय। हमारे शरीर में हृदय का कार्य क्या होता है कि रक्त को पंप करना होता है और शरीर के बाकी सभी पार्ट्स में भेजना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं। तो दोस्तों ये ऐसे प्रश्न जो आपके फर्स्ट सेकंड की क्लास में मिलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मनुष्य की आंख निम्नलिखित में से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। तो वह दोस्तों रेटिना दृष्टि पटल पर बनाती है। ठीक है, और मानव नेत्र का वह कौन सा पार्ट होता है जो आपका नेत्रदान में दिया जाता है। तो वह होता है कॉर्निया। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। तो ओजोन परत का मुख्य कार्य होता है कि जो आपका अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं तो उन्हें रोकना होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को रोकना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है दोस्तों आपका सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम सफल टीका किस रोग के लिए विकसित किया गया था। तो यह आपका चेचक के लिए किया गया था और ये दोस्तों अल्बर्ट जेनर के द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रथम सफल संचालित वायुयान उड़ान किसके द्वारा की गई थी। तो सफल संचालित उड़ान जो की गई थी तो वह राइट बंधु के द्वारा की गई थी, राइट ब्रदर्स के द्वारा की गई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है। तो यह आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों लिनक्स, विंडोज और उबुंटू है। ठीक है, जो गूगल क्रोम है ये आपका एक ब्राउजर है। ठीक है, वेब ब्राउजर। अगला प्रश्न है कि टिम बर्नर्स-ली से कौन सा आविष्कार जुड़ा हुआ है। तो टिम बर्नर्स-ली ने दोस्तों
WWW की खोज की थी, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि 1 गीगाबाइट मतलब 1 जीबी में कितने बाइट होते हैं? तो 1 जीबी में दोस्तों ऑप्शन सी मतलब 1024 गुणा 1024 गुणा 1024 बाइट्स होते हैं। और ये दोस्तों क्वेश्चन हमने कई बार सोल्व किया है और आपको बताया भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो जीपीएस का पूर्ण रूप होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन बी राइट रहेगा। अगला प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा के दृष्टि धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों दृष्टकारी का प्रयोग दृष्टि धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि 1920 में एम.एन. राय तथा अन्य ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? तो इस पार्टी की स्थापना की गई थी ताशकंद में। ठीक है, ताशकंद उज्बेकिस्तान में स्थित है और उसी की राजधानी है। मध्यकालीन भारत में सैयद वंश की नींव किसने रखी? तो ये दोस्तों खिर्च खां के द्वारा रखी गई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1926 में पंजाब नौजवान सभा भारत सभा की स्थापना किसने महत्वपूर्ण भूमिका देखिए दोबारा पढ़ लेता हूं क्वेश्चन कि 1926 में पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं उसके प्रथम सचिव बने? तो ये बने थे दोस्तों भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा 1926 में पंजाब नौजवान सभा भारत सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? तो विजय सतकर्णी ये सातवाहन वंश का शासक था। ठीक है, संस्थापक था। अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व सर थॉमस रो मुगल दरबार में आए? तो ये आए थे जहांगीर के समय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि 1854 की वुड्स डिस्पैच की संस्तुतियों के आधार पर बम्बई कोलकाता मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। तो ये स्थापना की गई थी 1857 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और दोस्तों 1862 में आपका इन तीनों स्थानों पर हाई कोर्ट बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि स्ट्रेजी कमीशन का संबंध किससे है? तो दोस्तों अकाल आयोग से है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आपसे मेरी विनती है। अगला प्रश्न है कि लाला हरदयाल पंजाब के एक क्रांतिकारी थे तथा उन्होंने किस स्थान पर गदर दल की स्थापना की थी? तो लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर आंदोलन, गदर पार्टी, गदर पत्रिका निकाली गई थी 1913 में। अगला प्रश्न है कि लोक हितवादी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो लोक हितवादी के नाम से दोस्तों गोपाल हरि देशमुख जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन है? तो पुस्तक बंदी जीवन के लेखक हैं सचेंद्र सन्याल। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन भाषाई क्षेत्रीय समिति के सदस्य नहीं थे? तो भाषाई क्षेत्रीय समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया ये दोस्तों सदस्य थे। अगला प्रश्न है कि नया कर व्यवस्था निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपकी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विजयनगर साम्राज्य ये हरिहर बुक्का के द्वारा की गई थी। ठीक है, स्थापना। अगला प्रश्न है कि किसान आंदोलन के संदर्भ में भारत के किस भाग में तेभागा आंदोलन हुआ था? तो किसान आंदोलन जो भारत में हुए थे तो तेभागा आंदोलन यह आपका बंगाल में हुआ था। स्वामी सहजानंद संबंधित थे। तो स्वामी सहजानंद जो थे तो ये आपके कृषक आंदोलन से संबंधित थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर वायरस का उदाहरण है? तो दोस्तों ट्रेजोन एक कंप्यूटर वायरस का उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि 1930 में चटगांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो चटगांव विद्रोह का नेतृत्व किया था दोस्तों सूर्य सेन ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको शेयर कर दी जाएगी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा हेतु अधिकृत करता है? तो ये करता है दोस्तों अनुच्छेद 137। ठीक है, मतलब अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो डिसीजन दिए हैं तो उन्हें भी दोस्तों चेंज किया जा सकता है, उनकी समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, ये बोला गया है अनुच्छेद 137 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया? तो BR कृष्णन के द्वारा नहीं किया गया, PN भगवती और बालकृष्ण और दोस्तों S लोढ़ा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजभाषा अधिनियम 1963 के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित है? तो ये है आपका गृह मंत्रालय। ठीक है, मतलब जो आपका राजभाषा अधिनियम था तो यह आपका गृह मंत्रालय से संबंधित था। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का मुख्य लेखांकन सलाहकार कौन होता है? तो ये होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग, जो कि अनुच्छेद 148 में वर्णित है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए जिला योजना समितियों की स्थापना का प्रावधान है? तो यह है ZD 343 ZD। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है? तो ये संसद द्वारा कानून पारित करके की जा सकती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देश में दोस्तों बहुत से ऐसे अभी भी हाई कोर्ट हैं जिनके अपने हाई कोर्ट नहीं है, उनकी सुनवाई किसी दूसरे हाई कोर्ट में होती है। जैसे जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है तो उसमें असम में सबसे ज़्यादा, असम का जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है तो वहां पर सबसे ज़्यादा राज्यों की सुनवाई होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2 या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये करता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि शब्द में कौन सा निम्नलिखित अभिप्राय शामिल नहीं है? तो इसमें दोस्तों रूढ़ि शामिल नहीं है, विनियम, निर्देश और अधिसूचना शामिल है। अगला प्रश्न है कि संघीय सरकार ने 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्र की पंचायती राज संस्थाओं में किसकी अनुशंसा पर विस्तृत किया था? तो ये किया था दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर। ठीक है, जबकि दोस्तों संवैधानिक दर्जा जो दिया गया था तो वह PK थुंगन समिति की सिफारिश पर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन डी जो विकल्प है तो वह आपका सही नहीं है। महाभियोग प्रस्ताव के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो ये दोस्तों गलत बात है। ठीक है, ये तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक दोस्तों तो इसके ऊपर दोष सिद्ध ना हो जाए। अगला प्रश्न है कि भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और हमारे राज्य में भी छठा वित्त आयोग के लिए छठा वित्त आयोग गठित हो चुका है और उसके रविशंकर जो हैं तो वह आपके अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो कि 2026 से अपना कार्य शुरू करेंगे। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2024 में भारत के नवनियुक्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो यह है दोस्तों संजय मूर्ति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका संबंध जो है तो वह आपका कृषि से है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कृषि से नहीं, शिक्षा से है। सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वैश्विक निर्याता व निर्यात सेवाओं में भारत का स्थान क्या है? तो देखिए वैश्विक निर्यात सेवाओं में भारत का जो स्थान है तो वह है ऑप्शन सी। ठीक है, 7वां स्थान। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान का घटक नहीं है? तो इसका घटक जो है तो वह नहीं है ऑप्शन डी, उत्पाद से जुड़े प्रोत्साहन। भारत द्वारा किस वर्ष में शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त किया जाएगा? तो देखिए शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन जो होगा तो वह आपका 2070 में होगा। ठीक है, मतलब हम कार्बन मतलब जितना कार्बन प्रोड्यूस करेंगे उतना हम दोस्तों उसे जितना हम पैदा करेंगे उतना ही दोस्तों हम उसका क्या करेंगे, उसे सोखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत
में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया? तो भारत में ये मिशन जो शुरू किया गया था, तो ये किया गया था ऑप्शन सी वर्ष 2005 में। अगला प्रश्न है कि भारत में पीली क्रांति संबंधित है, तो यह आपके तिलहन का उत्पादन से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये प्रतिशत है दोस्तों आपका ऑप्शन बी मिजोरम में। ठीक है, तो मिजोरम में प्रतिशत ज़्यादा है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, चंबल गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, दामोदर ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र के अंतर्गत नहीं आती। कोयना प्रायद्वीपीय भारत के तंत्र के अंतर्गत आती है, और चिनाब जो है ये दोस्तों आपका सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 22.28% था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी आकलन समिति नहीं है? तो जो कोठारी समिति है, तेंदुलकर समिति है, लकड़वाला समिति है, ये आपकी गरीबी से संबंधित है, जबकि अलग समिति नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्न में से कौन सी विधि नहीं है? तो दोस्तों जो आपकी विधि है तो वह है ऑप्शन ए बैंकिंग विधि। तो ये बैंकिंग विधि दोस्तों शामिल नहीं है। व्यय विधि, आय विधि और उत्पाद विधि दोस्तों शामिल है। ठीक है दोस्तों, ये था आज का हमारा पूरा पेपर। हमने 150 क्वेश्चन सोल्व किए। ठीक है, और आज की इस क्लास का होमवर्क है कि हमारे भारत में पहली आय का गणना किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, और उनकी पुस्तक का नाम क्या है ये भी आप बताइएगा, और उन्हें दोस्तों कहते क्या हैं ये भी आप बताइएगा। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? आईयूपी क्लास आपको पसंद आई होगी। जिन्होंने ये पेपर पहले सोल्व नहीं किया है तो उन्होंने इस पेपर के माध्यम से अपना पेपर सोल्व कर लिया होगा। ठीक है, और दोस्तों जो नए बच्चे हैं जिनका आने वाले दिनों में एग्जाम है और उनका ये एग्जाम नहीं था, तो उन्हें भी आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी क्लास कैसी लगी। आईयूपी क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।